जिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि भगत सिंह जन अधिकार यात्रा ये लोग निकाल लेते हैं। आज आखिरी दिन था और इनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे कि भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का मकसद क्या था और ये लोग जो यात्रा कर रहे हैं आज आखिरी दिन था, और समझेंगे पूछेंगे इनसे। सर, क्या नाम आपका? तरुण नाम है मेरा। तो ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा 10 दिसंबर को बेंगलुरु से शुरू हुई थी। और देश के जितने युवा छात्र नौजवान हैं वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और इस यात्रा को निकालने की वजह यही है कि जो देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा है, चिकित्सा संस्थानों की कमी है, इन्हीं सब जन अधिकारों के बारे में चेतना लोगों के बीच में ले जाना, लोगों को अपने हक सिखाना। आज हमारे देश में 20 से 30 करोड़ युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार है। तभी मोदी सरकार पावर में आई थी तो इसने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाएगी। और आज देखिए कि आज यूथ की क्या हालत है, कुछ ना रोजगार है, शिक्षा संस्थानों की हालत खराब है, टीचरों की भर्ती आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो? जी, मैं यूनिवर्सिटी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, हिस्ट्री की पढ़ाई करता हूँ जी। तो आप कहीं ना कहीं आज कॉलेजों में जाएंगे, देखेंगे प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है, फीस इतनी बढ़ती जा रही है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु सिंह का मसला है, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का मसला है, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। नहीं, उससे हमारा कोई लेना नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का उल्लंघन हो रहा है प्रोफेसरों के साथ। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर रितु सिंह कई महीनों से वो बेचारी धरने प्रदर्शन पे है। एक छुआछूत का मामला है जैसा उनके चल रहा था कि इस तरह का जी। तो जातिवाद किसी भी प्रकार का हो, कहीं भी हो, किसी संस्थान में हो, हम उसका बहिष्कार करते और उसको गलत मानते हैं, उसमें तो यही बात है। आप उनका समर्थन करते हो? आप लोग पूरा मसला है जी जो हो रहा है वो यूनिवर्सिटी में पहली बात, मतलब ये लगातार ही ये चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही है। आज वो इस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रही है और एक मसला बन रहा है। और हर तरह की इस तरह की आवाज को बंद करवाने के लिए लगातार ही एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार लगी हुई है, चाहे वो वीसी के। अच्छा, आप लोग का इतने महीने का यात्रा रही तो क्या कुछ कंक्लूजन निकला आप लोगों का? कुछ कंक्लूजन निकला? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब हम जनता के बीच गए पिछले 10 दिसंबर से लेकर आज 3 मार्च तक, तो आज 3 मार्च को समापन दिवस था, जंतर मंतर पर हम लोगों ने रखा था, उस पर आगे बोलेंगे। लेकिन जो हम लोग देश भर के 13 राज्यों में घूमे, एक एक गलियों, चौक चौराहों से लेकर के मैदानों में अलग अलग जगहों पर गए, उससे एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई। जनता के सामने जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। महंगाई ऐसी हालत में है कि हर एक आदमी अभी कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ है, आमदनी से ज़्यादा खर्च है। और एक ऐसे समय में जब सरकार कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण है जीएसटी का बढ़ना, जीएसटी का, टैक्सेस का बढ़ना। अगर आप देख सकते हैं कि जीएसटी को जैसे लागू किया गया है, लगातार पिछले कुछ सालों में कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है और कुल मिलाकर कॉरपोरेट ने जितना टैक्स दिया है उससे ज़्यादा जनता के इनडायरेक्ट टैक्स से लिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, और सरकार लगातार इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, ये जो पेट्रोलियम के दाम लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। आज बाजार में मतलब 60% पेट्रोल पे हम टैक्स दे रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले देशों में हम गिने जा रहे हैं पेट्रोल पे। और अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ता है, क्योंकि ढुलाई का दाम बढ़ जाता है। एक ऐसे समय में महंगाई कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि सरकार की इन नीतियों का परिणाम है, जो लगातार पिछले 10 साल से मोदी सरकार और उसके पहले की सरकारों ने भी किया है। लेकिन मोदी सरकार जिस कदर और जिस किस्म से कर रही है, एक तरफ जनता का दमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार महंगाई को अपने चरम पे बढ़ा करके जनता को आपस में बांटने की राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का मुद्दा उछाला गया, उस समय हम लोग यात्रा पर निकाल रहे थे। जब राम मंदिर 22 तारीख का जो पूरा इन्होंने किया, जो पूरा नौटंकी किया इन्होंने राम मंदिर के नाम पर, हम लोग उस समय बिहार में मौजूद। अच्छा दोस्त, मैं ये जाना बिहार की बात करूँ, बिहार में आज गांधी मैदान पे तमाम इंडिया अलायंस के लोग आज जमा हुए थे गांधी मैदान के अंदर। क्या लगता है, कुछ अच्छी उम्मीदें हैं उनके साथ या नहीं? हम उनसे उम्मीद नहीं करते, इसलिए उम्मीद नहीं करते हैं
क्योंकि हम नहीं जानते, कल ही कुछ दिन पहले की अभी घटना है, 3 नेता आरजेडी से अभी गए हैं, फिर से बीजेपी में गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है अब बिहार में, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं, हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास भी असल में इनको भी ना जनता की नहीं पड़ी है, इनको पड़ी है अपनी कुर्सी की चिंता है। और अपनी कुर्सी की चिंता में कब ये भाजपा में चल जाए हम नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे ये बताओ, बीएसजेएवाई की कोई सियासी पार्टी है? बीएसजेएवाई ऐसे तो किसी भी चुनावबाज पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते लेकिन हैं देश में डेमोक्रेसी है, तो उसको नहीं, हम जब तक बिल्कुल। पार्टी अगर आप सपोर्ट हम नहीं ये करेंगे कह तो रहे हैं बदलाव कि कैसे हम ये होगा? कह रहे हैं कि जो हमारे मुद्दों को हमारे उठाने के लिए तैयार है, जो हमारे मैनिफेस्टो, जो अपने मैनिफेस्टो को हमारे मुद्दों से मतलब उसे जोड़ता है, हाँ, जोड़ता तो है। हम वैसी पार्टी को समर्थन करेंगे। एक पार्टी निकल के आई है, कौन है बताओ? RWPI, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। बहुत वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है अभी, स्टेट पार्टी है ना? हाँ, ये लेकिन अभी ये तो एक 2024 के इलेक्शन हाँ। होने और पूरे भारत में इसमें बदलाव आना है। इंडिया अलायंस मिलके लगातार गांधी मैदान में सब लोग इकट्ठा बैठे हैं, हाँ। तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि आप लोग देखिए, किसी ये पार्टी को चुनना इसीलिए- पड़ेगा ना हाँ, उसमें। बिल्कुल, ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, दो इस पे चीज है सोचने के लिए। एक पहली बात ये है कि क्या इसको हराया जा सकता है इंडिया अलायंस के जरिए। मान लेते हैं पहले किस्म पर कि हाँ, हराया जा सकता है, तो इंडिया अलायंस अगर जीत भी जाता है ना, तो क्या इस देश में जो सांप्रदायिकता है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने का काम बीजेपी नहीं कर रही। तमाम वादे भी कर रही है। हाँ, नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत विश्व हिंदू परिषद, 80-90 संगठन है जो जनता के बीच धंस करके काम करती है, अफवाह फैला रही है, मीडिया इनके कब्जे में है, तमाम कॉर्पोरेट फंडिंग इन्हें हो रही है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दंगे होना बंद हो जाएंगे, जनता आपस में बंटना बंद हो जाएगी, या शिक्षा का निजीकरण रुक जाएगा। अब दूसरे उसके पहलू पे आते हैं। मान लेते हैं अब बीजेपी ही जीत भी जाती है ना, बीजेपी जीत के सत्ता में आ जाती है, तब क्या रास्ता हो सकता है? दोनों ही किस्मों में, दोनों ही तरीकों में एक ही रास्ता बचता है, लेकिन जनता के जन आंदोलन को खड़ा करना होगा उनके मुद्दों को लेकर के। मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। लेकिन ये सेम मुद्दा तो इंडिया अलायंस दिखा रही है। हाँ, लेकिन दिखा रही है ना? बिल्कुल दिखा रही है, लेकिन इनकी पार्टी, जब इनकी सरकारें रही हैं, तब इन्होंने क्या किया है? राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी अकल आई होती तो आप इनकी अभी की जो सरकारें हैं उनकी नीतियों को देख लीजिए, जिन स्टेट्स में है, बिहार में सरकार है, थी, अब तो नहीं है ना। तो बात ये कि चुनाव का समय आता है तो वैकेंसी आ जाती है नौकरियों की, है ना। चुनाव का समय नहीं रहता है वही तो मैं कह रहा, अब तो सरकार बदल गई है, अब तो चुनाव का वक्त आया है। लेकिन 5 साल, सवाल ये है कि इंडिया अलायंस इस फांसीवादी पार्टी का जवाब नहीं हो सकती है, क्योंकि इन संस्थागत तरीके से ये काम कर रही है। 3 तरीके से बीजेपी चुनाव जीत रही है। पहला तरीका है जो हम लोग कह सकते हैं हिंदू मुसलमान करवा करके। दूसरा तरीका है जिससे बीजेपी चुनाव जीत रही है, ईडी से लेकर के, चुनाव आयोग से लेकर के, हर चीज पर कब्जा करके। तीसरा तरीका जो वो आजमा रही है चुनाव जीतने के लिए, वो है जनता के बीच जाकर के नफरत की राजनीति, और जब इनको लगता है कि वो हार जाएगी तो तमाम तरीके की तिकरमबाजी, जिसमें से एक हम लोग देख सकते हैं अभी चुनावी बॉन्ड का मसला आया, दूसरा अभी मतलब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो डिमांड चल रही है उसको वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएम को हैक करना आसान है। जो देश बना रहा है, जापान जैसे देश जो बना रहा है, वो खुद, जो बनाने वाली कंपनी खुद उसे नहीं मानती है, लेकिन हमारे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये घोटाले इस ईवीएम का घोटाला करके चुनाव जीतने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर इनको लगेगा तो। बीएसजेएवाई का आखिरी दिन का यात्रा का जी, अब हाँ, क्या आज के बारे में बता दें। आज हम लोग जंतर मंतर पर जमा हुए थे, अलग अलग जगहों से, देश भर से वहाँ पर आम लोग पहुँचे थे। पुलिस को 1 मिनट भी नहीं लगा वहाँ पहुँचने में, सबको उठाने में। काफी चोटें आई हैं, बिल्कुल, कई साथियों को चोटें आई हैं। उठा करके कई साथियों को दिल्ली के बाहर छोड़ दिया गया। पुलिस अभी तक पकड़ के, शाम तक अभी तक पकड़ के रखा गया था, है ना। तो पुलिस 1 मिनट नहीं लगा पूरे सबको डिटेन करने में। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बवाना जो इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पर पुलिस ने जबरदस्त तरीके से मारपीट की है। अभी साथियों को अभी जेल में, अभी वहाँ पर कस्टडी में लेके रखी है, और उन पे मजबूत अभी की खबर है कि अभी उनको पुलिस स्टेशन में बहुत मारा गया है कि तुम लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, और कल हो सकता है उनकी पेशी हो। तो अगर आप जनता की आवाज उठाते हो तो आप पर इस तरह का कहर बरपाया जाएगा। ये सरकार खुला चुनौती दे रही है जनता को।
तो हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आगे आ जाओ, एकजुट हो, वरना आने वाला समय और भयाक्रांत का समय आ रहा है। जी क्या कहेंगे आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आखिरी दिन था, आप लोग आपको डिटेन भी किया गया है। डिटेन तो किया ही गया है, क्योंकि आज मोदी सरकार के खिलाफ वास्तविक मुद्दों को लेकर के आप जब एकजुट होंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो अपना दमनकारी रूप तो दिखाएगी पुलिस के। जैसे आज भी जिन मुद्दों को लेकर के हम सड़कों पे आए थे, जैसे कोई हिंसापूर्ण काम तो किया नहीं हमने बस ये बात रखी कि आज देश की राजनीतिक एजेंडा में, तो चुनावी एजेंडा में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास के मुद्दे होने चाहिए, सिर्फ इतनी बात थी। उसमें भी इन्होंने पुलिस भेज करके दमनकारी रूप से तमाम छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को उठाया गया। अच्छा, आप युवा होने के नाते मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है, लेकिन किसी न किसी पार्टी को आप लोग को सेलेक्ट करना होगा ना, कि ताकि वो आपके मुद्दों को उठाए। वो कौन सी पार्टी होगी? या इंडिया अलायंस से उम्मीद है कुछ, या किसी और दूसरी पार्टी? ना किसी इंडिया अलायंस से उम्मीद है, ना भाजपा से उम्मीद है, ना किसी चुनावबाज पार्टी। अब जैसे बार बार सवाल ये घूम के आता है और तमाम पत्रकार ये बात पूछते हैं कि इतने सारे हैं, आपको एक तो चुनना ही पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, को चुनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आज जब कोई भी पक्ष आपका अपना नहीं है, तो आपको पक्ष खड़ा करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म टास्क आपको लेना ही होगा। अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोबर खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें इतनी तमाम बुरी पार्टियां हैं तो हम इनमें से किसी एक को चुने। ये बात जरूर सही है कि आज वास्तविक रूप में कोई एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी पार्टी नहीं है, जिसका निर्माण का काम आज देश की जनता पर, जैसा भगत सिंह ने कहा था, वो हमें निर्माण करना पड़ेगा। ये हमारा दूरगामी कार्यभार है, लेकिन अभी फौरी तौर पे हम जनता से यही आह्वान करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होइए। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आज जनता की सबसे बड़ी